गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 28 जून है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आपको पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कंपनी एग्जाम फील करते हैं जिसमें पीटी फैक्ट केवल प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक को कवर किए गए, तो सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। कल न्यूज अपडेट नहीं हो पाया था, इमरजेंसी वर्क कुछ हो गया था, निकलना पड़ा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा और ध्यान रखिएगा आज के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट पीटी फैक्ट में पूछे जा सकते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर आपको केस स्टडी दिया जा रहा है, तो इसे ज़रूर अंत तक देखिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो भी पीटी फैक्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए ताकि उससे जो भी वहाँ पर कोर्स कवर किए जा रहे हैं उसका अधिकतम लाभ ले सके आप लोग। बहुत से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उसका लाभ लीजिए आप लोग। चलिए हम बात करें विपक्षी एकजुटता यानी 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बातें की गई है किसी सभा में अपने चुनावी मुद्दे एजेंडे के तौर पर। तो कुछ एजेंडे को आप लोग ध्यान रखना है कि आने वाले समय में समान नागरिक संहिता की बात होगी तो आपको इस पर अच्छे से न्यूज़ कवर करना है। हालांकि मैंने यूसीसी पर पहले भी रिपोर्ट कवर कर चुका हूँ, की नोट्स आपको दे चुका है, एनालिसिस करा चुका हूँ। उन्हीं सभी मुद्दों को ध्यान में रखिएगा। विपक्षों पर जो है, विपक्ष मुद्दों पर जो है मुस्लिमों को भड़काने का आरोप लगाया गया और एक किस हद तक सही है किस हद तक गलत है तो आकलन चुनाव के दौरान कराया जा सकता है, किया जा सकता है, या कौन किस प्रकार से बौद्धिक जीवन में बौद्धिक लोगों के बीच में यह प्रश्न प्रस्तुत होता है उसके आकलन मात्र से ही समझा जा सकता है। आरोप प्रत्यारोप से यह तय नहीं हो सकता है कोई वर्ग किसी दूसरे वर्ग पर आरोप लगा रहा है, प्रत्यारोप लगा रहा है या स्थितियाँ। तो मैं पहले भी बातें कर चुका हूँ, आपको न्यूट्रल तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। अब ध्यान रखिएगा एक कॉन्सेप्ट है मेरा बूथ सबसे मजबूत। आपको यह अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये किससे संबंधित है तो चुनाव से संबंधित, तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है पीटी फैक्ट के तौर पर, तो इसे जरूर कवर कीजिएगा। हाल ही में महागठबंधन के संदर्भ में बैठक हुई थी, सभी देश के जितने विपक्षी महत्वपूर्ण विपक्षी दल है वो पटना में मिले थे, तो उससे संबंधित बातें हलचल हुई। तो राजनीतिक है तो प्रश्न आपको ये सब मेंस के लेवल पर तो नहीं आएगा, पर कुछ चीज़ें इंटरव्यू के लेवल पूछी जा सकती, व्यक्तिगत तौर पर आपसे राय पूछी जा सकती, तो उसे बस राइट डाउन कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक रिपोर्ट आपको हो गया। अब दूसरी चीज़ है कि सीएम केजरीवाल के आवास में हुए नवीकरणीय का होगा कैग ऑडिट, क्योंकि एलजी साहब ने इन पर क्या हुआ प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितता पर विशेष ऑडिट भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से करने का अनुरोध किया था। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि पीडब्ल्यूडी के जो प्रधान सचिव है आवश्यकता मंजूरी नहीं ली गई थी, जिन निर्धारण के नाम जो भी किए गए हैं, देखिए 15 से 20 करोड़ मायने नहीं रखते हैं कि किसी प्रधानमंत्री या तो सीएम के आवास में देश की संपदा या इस प्रकार की चीज़ें हैं जो उनके शान शौकत में सब चीज़ें खर्च की गई। प्रकृति समझने का प्रयास कीजिएगा, मंशा समझने का प्रयास कीजिएगा कि 15 से 20 करोड़ का यूज किस संदर्भ में किया जा रहा है। सुरक्षा में किया जाता है तो समझा जा सकता है, विकास कार्यों में किया समझा जा सकता है, पर व्यक्तिगत हित में चीज़ें करना ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय संपदा एसेट का दुरुपयोग होता है। तो इसलिए राष्ट्रीय एसेट आपको राष्ट्रीय ऑडिट के संदर्भ में कैग की भूमिका बढ़ जाती है। और कैग के बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, तो कुछ प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। कैग की चर्चा भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में है? कैग की शक्ति क्या क्या होती, कैग की शक्ति क्या है? और कैग के द्वारा हालिया रिपोर्ट कौन से प्रस्तुत किए गए हैं? रिपोर्ट कुछ प्रस्तुत किया जिस पर मैंने आप लोगों को न्यूज एनालिसिस कराया था। तो सारी चीज़ों को आप राइट डाउन करके मैसेज बॉक्स में दे सकते हैं, या और पीडीएफ आप युक्ति आईएएस के ऐप पर कम्युनिकेशन ग्रुप या दैनिक जागरण ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। युक्ति आईएएस के ऐप पर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिनको डाउनलोड नहीं होगा ऐप यूज वहाँ पर जाइएगा, कम्युनिकेशन ग्रुप बना हुआ एक। दूसरा है आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का पेड ग्रुप, तो आप कहीं भी जाके कर सकते हैं। और अब आप लोगों से मैंने मांगा था भारत अमेरिका
संबंध के बारे में की नोट्स, तो सभी लोग जल्द से जल्द शेयर कर दीजिएगा ताकि उसका मैं रिव्यू कर सकूँ। और आज मैं आप लोगों का दैनिक जागरण जो एग्ज़ाम हुआ है, बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, दोनों का कॉपी चेक करके आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा व्यस्तता है, कोई बुक आ रही है मेरी एडिटोरिया में, तो उससे उसको लेकर थोड़ा सा वर्क लोड बढ़ गया है, तो 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगी, तो चीज़ें फिर से हम लोग कंटिन्यू लगातार करेंगे। तो आप लोग ज़रूर इसे चीज़ों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, मैंने कुछ दिन बाद पहले ही कहा था कि, याद है कुछ दिन पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया था कि जब बार बार युक्तियुक्त प्रतिबंध जो लगाए गए हैं राज्य के द्वारा, अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो राज्य की एजेंसी आपसे जब प्रश्न करेगी तो आपके सवाल आपको तीखे लगेंगे। मैंने कुछ संदर्भ में बातें की थी कुछ दिन पहले ही। तो किसी समस्या का समाधान हम क्या कर सकते हैं? वाद होता है तो प्रतिवाद होता है, तो हम संवाद के स्तर पर ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नहीं तो जब युक्तियुक्त प्रतिबंध जो है लगाए गए हैं राज्य के द्वारा, उसका उल्लंघन बार बार किया जाए, तो जब राज्य सवाल करेगा आपसे तो आपको जवाब देने का जगह नहीं मिलेगा। मैंने कुछ बातें इसके संदर्भ में बात की थी। और जवाब जब मांगा जाएगा राज्य के संदर्भ में, राज्य कहने का मतलब राज्य के ऐसे बहुत से होते हैं, उनके द्वारा मांगा जाएगा, तो आपके स्वतंत्रता, आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। मैंने कुछ बात बोली थी, आप लोग को याद आ रहा हो तो मैसेज जरूर कीजिएगा। तो मैसेज कीजिएगा तो समझ में आएगा कि हाँ कितने लोग एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो बहुत निष्क्रिय लोग जुट चुके हैं। धीरे धीरे मैं उन सभी लोगों को बाहर करूँगा जो है ना आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं। मैं उन लोगों को नहीं रखना चाहता अपने टीम में, अपने ग्रुप में, जो अपने निष्क्रिय रूप से पड़े हुए रहते हैं। वो बहुत से आपको बना हुआ है, आपको ग्रुप ऐसा टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, जो है क्या है कि आप निष्क्रिय रूप से ये लोग अपना देखते उखते, मेरे स्टूडेंट वही होंगे जो एक्टिव मोड में काम करें। इसकी संख्या क्यों ना कम हो, ध्यान रखिए कुछ चीज़ों को मैं कवर करूँ, क्योंकि इससे आप है ना उन स्टूडेंट का चयन हो सके जिनका रिजल्ट आने वाला है, ठीक ना, जो बेस्ट अपना दे सकते हैं, बेस्ट करने की क्षमता रखते हैं, और उसमें हमारा सहयोग जो मात्र बन सकेगा। नहीं तो निष्क्रिय रहने से कोई फायदा है नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैंने वो संदर्भ समझाया था। देखिए, कोर्ट के द्वारा यो युक्तियुक्त प्रतिबंध जब उल्लंघन हुआ तो राज्य के एसेट के तौर पर, राज्य की एजेंसी के तौर पर, क्या है, एजेंसी के तौर पर हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रश्न कर दिया। अब है कि लोग इसका विरुद्ध कुछ बातें समझ सकेंगे, इसके पक्ष विपक्ष दोनों चीज़ें उभर कर सामने आएगी। तो मैं लगातार बोलता था ना, सनातन में आपकी चीज़ें क्या है, सहिष्णु सहनशीलता का कॉन्सेप्ट है। और मैंने क्या कहा था आप लोगों को, मनोज मनसूत्र जी को जो ट्वीट किया था उसमें यही शब्द यूज किया था कि सहिष्णु हर अर्थ होने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम सहनशील बनते रहे। जब राम के वंशज सहिष्णु हो सकते हैं तो आपको परशुराम के वंशज क्या होंगे, थोड़ा याद रखना चाहिए। मैं यही लाइन ट्वीट किया था जिसका संदर्भ यही था कि सहनशीलता की परिभाषा मत तय करवाइए, या सहनशीलता की सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नहीं तो वाद प्रतिवाद के संदर्भ बढ़ जाते हैं, वाद प्रतिवाद के मुद्दे बढ़ जाते हैं, वाद प्रतिवाद के संघर्ष बढ़ जाएंगे। मैंने ये सब चीज़ें इसलिए बोला था क्योंकि दिशा वही है कि देखिए, बार बार कोई भी, मान लीजिए आप पत्थर चट्टान देख रहे हैं, पानी की धारा पहले मान लीजिए इधर से बह रही है और ये नदी ने इधर से चेंज कर लिया अपना दिशा, तो क्या ये पहाड़, जो ऊंचा पहाड़ है, उसको समय के साथ वो काट नहीं देगी, इसका अस्तित्व समाप्त नहीं कर देगी? सोच के देखिएगा। या इसी प्रकार से कोई चट्टान है, बार बार उस पर चोट लगाई जाएगी, तो वो क्या चट्टान वो कभी टूटेगा, बिखरेगा नहीं? जरूर बिखरेगा। तो चट्टान निर्जीव है तो वो तो विरोध प्रदर्शन करेगा नहीं, टूट के बिखर जाएगा। पर सजीव चीज पर जब विरोध हम लोग करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, या किसी प्रकार हरासमेंट करते हैं बार बार, और हरासमेंट का अलग अलग तरीका है, अगर करेंगे तो वो विरोध करेगा तो विमनस्य बढ़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखने वाले दायित्व तो सभी व्यक्ति विशेष पर हो जाता है कि आपके किसी कार्य से, किसी क्षेत्र से, किसी उद्देश्य से क्या होता है, किसी दूसरे वर्ग को आहत ना पहुंचे, या आप ही के वर्ग में आप ही के लोगों को आहत ना पहुंचे, आपके विचार से, अपने कार्य से, आपके आपके जो भी गतिविधियां उनसे।
तो देखिए यहाँ पर वही बातें संदर्भ में समझाई जा रही है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदि पुरुष फिल्म पर क्या कहा है कि जनहित याचिका आई थी तो उस पर खुली अदालत सॉरी तीखी मौखिक टिप्पणियां हुई थी। कहा गया कि हिंदू सहिष्णु है और हर बार इसकी सहनशीलता का परीक्षा मत ली जाती है। वे सभ्य है तो उन्हें दबाना सही है क्या? कोर्ट ने कहा कि यह तो अच्छा है। वर्तमान में विवाद एक ऐसे धर्म के बारे में है जिसमें मानने वाले लोगों को कहीं लोक व्यवस्था में नुकसान नहीं पहुंचाया। हमें उनका आभारी होना चाहिए कि कुछ लोग सिनेमा हॉल बंद कराने आए थे लेकिन उन्हें सिर्फ हॉल बंद कराया, वे कुछ और नहीं कर सके। अर्थात न्यायालय को ये पता है कि जो सहिष्णु प्रकृति के लोग हैं उनके लोकतांत्रिक आधार क्या है और लोकतांत्रिक आधार पर वो मांग कैसे रख रहे हैं। जिस दिन यह विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए तो क्या होगा, जो सिस्टम है उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और ये बार बार ये आक्षेप लगाया जाता है सनातन हिंदू धर्मों पर इस प्रकार से कि उनके टारगेट किए जाते हैं, उनके सिंबल्स को बार बार गलत नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। हमेशा किया जा रहा, आज से नहीं किया जा रहा, 70-80 के दशक से फिल्मों में किया जा रहा है। ये चीज समझना होगा। वहीं अपोजिट अगर मान लीजिए इसको अन्य अर्थों में नहीं समझिएगा तो बस समझने का प्रयास एग्जाम्पल के तौर पर। अब मान लीजिए इसी के संदर्भ में हम अन्य किसी धर्म के विरोध में हम उनके शीर्ष जो है उपासना पद्धति उसके बारे में कुछ करते तो क्या सेम यही स्थिति होती? सोच के देखिएगा। एक नुपुर शर्मा ने कुछ कहने मात्र से पूरा सिस्टम डैमेज हो गया, पूरा सिस्टम कोलैप्स करने की स्थिति में आ गया कि ना किसी राज्य की शासन व्यवस्था कैसे डैमेज हो सकती है या इस प्रकार से कुछ चीज को लेकर। अब मान लीजिए इसी तरह से उसके धर्म आचरण पर, उसके व्यवहार पर हम सवालिया टिप्पणी फिल्म बना दे। जैसे अभी देखे ना 72 हूर फिल्म निकली है तो उसको बैन कर दिया गया, उसको प्रमाणन नहीं मिला। कारण उसके पीछे क्या रहा होगा? कारण इसके पीछे यही मानसिकता रहेगी। अगर ऐसे अगर फिल्म अगर सोसाइटी में आएगी तो क्या होगी, इन पर के लोग मानने वाले जो सेंसिटिव मुद्दे को ज्यादा कट्टरवादी विचारधारा रखते हैं उनके द्वारा मुद्दा उठाया जाएगा, राज्य में अराजकता फैलेगी। सेम चीज आप देखिए आदि पुरुष में डिस्क्रिमिनेशन में बस यह लिख दिया गया है कि यह रामायण से प्रेरित नहीं, तो पात्र सारे वही हैं, पर इसको फिल्म प्रमाणन बोर्ड इसलिए प्रमाण दे देता है क्योंकि उसको पता है कि हिंदू धर्म इसका विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा, वो केवल लोकतांत्रिक मांगे तक सीमित रह जाएगा, कुछ देर थोड़ा देर चक्का जाम करेगा, यही सब मुद्दे हैं। तो उसको हिचक भी नहीं होती है, पर यही दूसरे के लिए यह बैन तक फिल्म को कर दिया जाता है, जहां पर वही वैचारिक स्वतंत्रता को लेकर फिल्म निर्देशन के लोग क्या बोलते हैं कि मेरी वैचारिक स्वतंत्रता को हनन किया जा रहा है। तो ये सब चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर न्यायालय ने क्या कहा, जो मैं बातें आप लोगों को बोलता हूँ उसी के इर्द गिर्द बातें की गई है। देखिए यहाँ पर क्या बोला, डिस्क्रिमिनेशन लगाते समय रामायण नहीं तो क्या आपके देशवासियों को बेवकूफ समझ रखा है? मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बोला है ना कि आपके कहने मात्र से कि हम यह काम नहीं कर रहे, उद्देश्य नहीं मेरा किसी धर्म विशेष या किसी वर्ग विशेष का हितों का क्या करना है, हनन करना है। कहने मात्र से यह पूर्ति नहीं होता, आपने क्या दिखाया है, क्या समझाने का प्रयास किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसका आउटपुट क्या निकाल रहा है। अब बोला तेरा जंगल तेरी बुआ का, ये सब जो कॉन्सेप्ट अपनाया गया है। आप देखिए सोशल मीडिया इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, लोग अब रील बनाना शुरू कर दिए, इस पर रील बनाना शुरू कीजिए, उसका पॉजिटिव मैसेज आप देख सकते हैं, नेगेटिव मैसेज दोनों देख सकते हैं। अब इसी पर और भी चीजें बातें की गई थी, एक और भी बातें की गई न्यायालय के द्वारा जो शायद मुझसे छूट रहा है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में शायद है वो, उस पर मैं फिर चर्चा करूंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ गए? यह यूपीएससी का जीएस पेपर 2 न्यायिक निर्णय में आपको आएगा, ध्यान रखिएगा इस सब चीजों को कवर करना। आपको डायरेक्ट प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि हेट स्पीच के मामले ने या तो फिर वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसमें फिल्म भी शामिल है के हालिया घटनाक्रम ने धार्मिक सहिष्णुता को प्रभावित किया है, इससे संबंधित घटनाक्रम में आपकी राय पूछ सकता है।
ध्यान रखिएगा। इस प्रकार प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको यही सब चीजें लिखनी होगी। अब पीटी फैक्ट पर याद रखिएगा, भारत में होने वाला विश्व कप का बिजुल बज चुका है। 8 अक्टूबर में भारत की मैच होगी, ध्यान रखिएगा। 8 से लेकर नवंबर तक चलेगा, फाइनल नवंबर में कंप्लीट होगा। तो इसे आप लोग अपडेट रहिएगा पीटी फैक्ट के तौर पर। देखिए 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के भीड़ से शुरू होगी वर्ल्ड कप। अब याद रखिएगा, अब 48 मैच इसमें कराएंगे, 10 टीम ने हिस्सा लिया है, लेंगी, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में। बीपीएससी के जीएस पेपर 2-3 में आएगा सूचकांक रिपोर्ट सतत विकास के लक्ष्य। बीपीएससी के स्टूडेंट याद रखिएगा, आपको जीएस पेपर 1 में आएगा। आईआर जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में रिपोर्ट्स भी पूछ सकता है, वहां भी पूछेगा, या तो जीएस पेपर 2 में आपको इकोनॉमी के पार्ट से आपको पूछ सकता है। क्लियर है? तो चलिए हम इसे देखेंगे, कवर करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित आपको पॉलिटी वाले पार्ट से भी पूछ सकता है, तो इसे आप लोग उसी के अनुसार कवर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए एक रिपोर्ट आया लाने का प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, जो पंचायतों में समग्र विकास के लिए कार्य करेगा, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य है को स्थानीयकरण कैसे लाभ प्राप्त हुआ। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 17 सतत विकास लक्ष्य, उसको याद रखिए। आने वाले कुछ एग्जाम में आपको यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कुछ ही साल बचा हो इसके लक्ष्य पूरा होने के लिए, इसके वर्ष पूरा होने के 2030 का, यहाँ से प्रश्न लाजमी हो जाता है। तो यहाँ पर पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही जारी किया जाएगा। इस इंडेक्स में 9 थीम रखा गया, ध्यान रखिएगा कितना रखा गया, 9 थीम रखा गया, जिसमें 144 स्थानीय लक्ष्य है, 577 स्थानीय संकेतक के रूप में, और 688 डाटा बिंदु निर्धारित किए गए। तो बहुत ही व्यापक तरीके से यह इंडेक्स आएगा। तो हमें भी इंतजार रहेगा इस इंडेक्स के बारे में चीजें समझाने का, समझने का, तो ताकि हम चीजों को देखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो इस इंडेक्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने के लिए तमिलनाडु के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जय श्री रघुनंदन को अध्यक्षता में कमेटी गठित की। तो आपको पीटी फैक्ट के तौर पर भी यहाँ से पूछ सकता है, जय श्री रघुनंदन की अध्यक्षता में। क्लियर है? यहाँ पर आगे हम बात करेंगे। इंडेक्स में पंचायतों के विकास के समीक्षा के लिए क्या निगरानी के लिए तय की गए लक्ष्य संकेत बिंदु सतत विकास लक्ष्यों को 9 स्थानीय थीमों पर आधारित करेगा। यह थीम क्या है, इसे आप लोग याद रखिएगा। थीम क्या क्या है? थीम आपको प्रश्न में पूछ सकता है, जैसे गरीबी मुक्त, उन्नत आजीविका पंचायत, स्वास्थ्य पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, पर्याप्त जल वाली पंचायत, स्वच्छ एवं हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत। यह आपको टॉपिक बना सकता है। इसके बाद आपको 1-2 टॉपिक सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत, सुशासित पंचायत, और आपको महिला हितैषी पंचायत के तौर पर भी आपको चीजें पूछ सकता है। तो आपको 9 टॉपिक है, इसको 9 बिंदु के तौर पर याद कर लेना है। जो भी बातें की गई अंडरलाइन, इसका की नोट्स बना लीजिएगा, आप लोग लाभ देगा, ठीक है ना। और ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी देख सकूं आप लोग काम कैसे करते हैं। एकदम एक्टिव मोड में काम कीजिए, बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को कवर किया जाए, जो आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में आता है। यही इंडेक्स पीसीएस में आ जाएगा, बीपीएससी में तो आप लोग इसे ना समझिए कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। और ये इसी के आधे पॉइंट को अगर लिख लीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, अच्छे अंक मिल सकते हैं। जैसे आप लिखिएगा थीम क्या रहेगा, आधारित 9 थीम पर रहेगा, 14 स्थानीय मुद्दे लक्ष्य, इसको डिवाइड कर सकते हैं आप। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 9 क्या होगा, थीम होगा, 144 क्या होगा, संकेतक होगा, 688 क्या होगा, डाटा बिंदु होगा। इसका डायग्राम आप बना सकते हैं। 9 बिंदु, 9 आपको केंद्र बिंदु है, तो केंद्र बिंदु कौन से होंगे, आप डायग्राम बना के इसको कवर कर सकते हैं 9 बिंदु को। तो आपको इस तरह के डायग्राम बना सकते हैं। तो आप एक्टिव मोड में रहिएगा तब ना। सब तो निष्क्रिय जुट चुके हैं, निष्क्रिय हो रहे हैं धीरे धीरे। अब बीपीएससी 69 का आपको आ भी चुका है नोटिफिकेशन। सीट संख्या कम है, पर ध्यान रखिएगा आपको एक सीट से मतलब है ना। एक सीट को टारगेट कीजिए और इसका अधिकतम एकदम लाभ प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, आपका सिलेक्शन हो। उम्मीद करता हूँ जरूर होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब बीच में बहुत सा पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो उसे हम इग्नोर करेंगे। अब आ जाएंगे एक, देखिए यहाँ से पीटी फैक्ट भी पूछेगा आपको, यहाँ से प्रश्न और भी बनाए जा सकते हैं। तो ये यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में आएगा यह, और संरचना निर्माण से
सड़क नेटवर्क में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर भारत है। जो नितिन गडकरी हमारे जो मंत्री हैं, आपको परिवहन राज्य मार्ग मंत्री के तौर पर जिन्हें जाना जाता है और बहुत बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था आप लोगों को, अगर टॉप 10 टॉप 3 का रैंक अगर बनाना हो तो नितिन गडकरी जी को दूसरे या तीसरे नंबर पर मैं शामिल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बोलते कम है, काम ज़्यादा करते हैं। और आप स्टूडेंट को भी यही काम करना चाहिए, बोलना कम चाहिए, काम ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है ना। और जो भी कहते हैं वो ये करते भी है, ये भी एक इनकी खूबी बहुत बेहतर लगती है मुझे देखने को लिए। अगर मान लीजिए मैं इस रोड पर एक हाईवे बनाने, इस राज्य में मान लीजिए कोई एक ऐसा राज्य है, एक्स राज्य है, बोलिएगा वहाँ मैं 10 लेन का सड़क बनाने की सोच रहा हूँ, तो ये कुछ ही महीने में उसका इंटीप्लेशन उस देश में, उस राज्य में कर देते हैं। कार्य शुरू हो जाएगा, प्रगति हो जाएगा, 10 लेन का सड़क बन जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा। तो अर्थात यह है ना, जो करते हैं कहते हैं वो करते भी और ईमानदारी के साथ भी करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा, देश में नेटवर्क कितना है, 1,45,240 है। अमेरिका में कितना है, 2,60,000। तो पहले तो आपको रैंक ये पता प्रश्न पूछा जा सकता। दूसरा कि आपको खास टर्मोलॉजी में पूछा जा सकता। 2013-14 में देश का नेटवर्क 91,287 था, वर्तमान में 1,45,240 था। तो अभी नवीन कितना सड़क का निर्माण हुआ, तो ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। देश सड़क नेटवर्क में कितना प्रतिशत बढ़ा है 9 वर्ष में, तो ये भी प्रश्न किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा बहुत से वर्गीकरण ही किए गए हैं, और इसमें आपको ध्यान रखिएगा देश 13 से 14 में देश के 18,371 किलोमीटर 4 लेन की हाईवे बनी। अब तक 44,654 किलोमीटर 4 लेन हाईवे बन चुकी है। तो ये सब प्रश्न आपको पीटी फैक्ट के तौर पर पूछेगा। फास्टिंग का असर हुआ है, फास्टैग लगाए हैं तो असर हुआ, तो उसके सारे संदर्भ में जानकारी दी गई है। कितना समय बचता है, लक्ष्य कुछ बताया गया 2030 तक। इसमें क्या है कि 1,30,000 करोड़ का स्तर लाने का प्रयास किया जाए, ताकि फास्टैग से हम लोग क्या कर सके, ये जनरेट कर सके, मनी जनरेट कर सके। उसका लक्ष्य निर्धारित किया गया 2030 तक, और भी बेहतर सुविधा दी जाएगी। अब है कि एक फास्टैग में 47 सेकेंड लगते हैं अभी वर्तमान में, जिसे हम लोग 30 सेकेंड के स्तर पर लाना चाहते हैं, और 2047 तक शून्य के स्तर पर। अर्थात गाड़ी आएगी सीधे निकल जाएगी, उसका फास्टैग ऑटोमेटिक कट जाएगा, और उसके लिए उसे 1 सेकेंड भी रुकने की जरूरत नहीं को टोल प्लाजा पर। तो ये जैसे यूरोपियन कंट्री, अमेरिकी कंट्री में आपको देखने को मिल जाता है, वैसे यहाँ व्यवस्था होने जा रही है। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। चलिए नीचे आ जाएंगे सीधे। अभी पॉलिटिकल व्यू बहुत है, आप लोग युक्ति आई इसका ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, जितने लोग सुनते हैं डाउनलोड जरूर कीजिए। रीज़न उसके पीछे बहुत सी सुविधाएं आपको कम रेट पर दी जा रही है, पर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, देखिएगा तभी ना। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। जुर्माने भरने से हवा में गायब नहीं हो जाता जंगल में फेंका मलबा, हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के द्वारा बोला गया। माननीय न्यायालय के द्वारा ये बातें की गई है कि मान लीजिए कोई संस्थान विकास के नाम पर कुछ बना रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए सड़क बना रहा है, उन्हीं पर यह केस किया गया था, उनसे उछला गया था। उसके बाद न्यायालय में बातें गई, अब कोर्ट माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की है, ठीक है ना। अब इसका जो मलबा होगा, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं इसका डंपिंग कहाँ कीजिए, आप जंगलों में कीजिए, ताकि जंगल का पारिस्थितिक तंत्र बिगड़े। आप उसके लिए बेहतर प्रबंधन तकनीक अपना सकते हैं, जो भी वेस्ट हो रहा है उसका अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो जाके समस्या समाधान होगा। तो जुर्माना लगाया था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर 8 लाख के आसपास शायद लगाया गया था। इधर रेट लिखा होगा 8,45,700 रुपया का जुर्माना लगाया, जिसे उसने भर भी दिया। तो कोर्ट नाराज इस संदर्भ में होता है ना, जुर्माने भर देने मात्र से क्या होता है कि आप है ना अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकते। जवाबदेही आपका यही है कि रोड भी बनाना है आपको, है उससे जो वेस्ट निकल रहा है उसका प्रबंधन भी करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ से कोड़िए, एक स्थान से कचरा निकालिए, जो भी अपशिष्ट निकल रहा है उसको निकालिए, वाई स्थान पर जाकर उसके जेड स्थान पर जाकर उसे पुट कर दी, उसे डंप कर दी, ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर एनजीटी इस मामले में होता तो जो 5 लाख का मामला वो सीधे 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ के मामले में जाते, 100 करोड़ के मामले में जाते।
तो इस प्रकार के मामले में जरूर नजीर पेश करने वाला नियम कानून होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए ओबामा की विभाजनकारी जो नीति है या विचार है वो कैसे विभाजनकारी है, इसे आपको समझने के लिए इस लेख को जरूर पढ़ना चाहिए। अब मैं हमेशा आप लोगों को क्या बोलता हूँ, याद है कि चरित्र में दोहरी चरित्र नहीं होनी चाहिए, दोहरी चरित्र नहीं होनी चाहिए। अगर एक्स किसी मुद्दे पर आपके विचार स्वतंत्र है ना, वैसे ही वाई मुद्दे पर भी आपके विचार स्वतंत्र होने चाहिए। जो मानक के या जो चश्मे से एक्स को देख रहे हैं वही मानक या वही चश्मे से वाई को भी देखना चाहिए। या जिन जिन चिंताओं को व्यक्त करे एक्स के लिए वही चिंताएं व्यक्त करने चाहिए वाई के मुद्दे पर। मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, आप लोग को याद होगा। तो देखिए चरित्र में दोहरी नीति अपनाना स्वयं के लिए भी हानिकारक होता है, उस मुद्दे के लिए भी हानिकारक होगा जो जिस मुद्दे को उठाया जाता है, और उस व्यवस्था के लिए भी होता है जहां से आप जुड़े हुए हैं। यह समझने का प्रयास करिए जो दोहरी चरित्र होने से क्या क्या लॉस होता है। इसमें मैं ओबामा जी का व्यक्तिगत तौर पर बहुत प्रशंसक रहा हूं। ऐसा नहीं कि ओबामा जी के बारे में पहले भी क्लास में मैंने एग्जाम्पल से बताया था। उनकी राष्ट्रपति होते हुए उनकी बेटियां साइबर कैफे में काम की हैं, होटल में काम किए, अर्थात एक प्रस्तुत किए हैं कि राष्ट्रपति होकर भी कैसे लोगों से कैजुअली मिलना है, कैसे काम करना, कैसे अपने दायित्व का निर्वहन करना। ये सब के लिए मैं उनको बहुत पहले प्रशंसा की कर चुका हूँ। पर कुछ चीज़ें हैं ना, व्यक्ति विशेष समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, उनके विचार परिवर्तित हो जाता है। अच्छी बात है भारत के मुसलमान के बारे में उनकी चिंता है, मुझे अच्छा लगा। पर वही चिंता केवल भारतीय मुसलमानों के लिए क्यों होना चाहिए? मैं ये प्रश्न या इस लेख में जो प्रश्न आज किया जा रहा, मैं पहले भी बोल रहा था और मैं ये लगातार बोलता हूँ ना, मुसलमानों को अल्पसंख्यक क्यों समझना है? क्यों समझे वो प्रताड़ित किए जा रहे, क्यों समझे अल्पसंख्यक हो रहे? क्या वो वास्तविक परिदृश्य को नहीं समझ पा रहे हैं? उनको अवसर कितने दिए जाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। जब बौद्धिक हो जाते, कट्टर लोगों का कोई हिसाब नहीं, कोई उनको समझा नहीं सकता। खुद उनका अल्लाह आ जाएंगे उनको समझाने के लिए, कट्टर विचारधारी लोगों को, तो वो समझने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उनके राजनीतिक एजेंडे पूरा होते हैं, उनके धार्मिक एजेंडे पूरा होते हैं। ये सब चीजें आप समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वो वैचारिक रूप से ना कट्टरवादी विचारधारा के, वो धार्मिक से जुड़े होते नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब इस प्रकार के विचारधारा जब आपके साथ चलता है ना, तो बहुत नुकसान होता है। किनको? जो इस वर्ग के वैसे लोग हैं जो समान विचारधाराओं को लेकर चलते हैं, जहां सह अस्तित्व की बात होती है। और आज जो ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड की जो बात की जाती है, वह वही एक्सिस्ट कर सकता है, वही जीवित रह सकता है जो सभी को लेकर चलने का प्रयास करता है। ये बात मैं पहले भी कहता था। देखिए इस लेख में क्या 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 चीजें कही गई है। ओबामा जी ने जो भी बातें की है, एक नजरिए से वो सही है, पर वो दूसरे नजरिए से गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, अभी मैं उसे इस लेख के माध्यम से समझाऊंगा। पहले भी बातें इसके संदर्भ में बातें की जा चुकी है। जैसे हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा ध्यान देने योग्य है। भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं तो प्रबल आशंका है कि भारत एक मोड़ पर बिखरने लगेगा। हमने देखा है कि इस प्रकार के बड़े आंतरिक संघर्ष होने पर क्या होता है। तो आपको यह भारतीय इतिहास नहीं पता है? हमारे पास जितने भी वैचारिक मुद्दे हैं, संघर्ष के मुद्दे हैं या किसी प्रकार के मुद्दे, हमारा सत्ता हस्तांतरण बेहद ही लोकतांत्रिक गतिविधि से होता है। हमारे प्रधानमंत्री तक की हत्या हो जाती है, फिर भी हमारा सत्ता हस्तांतरण बेहतर होता है ना, एक हाथ से दूसरे स्थान में विधिवत तरीके से होता है। तो हमको उस कॉन्सेप्ट में क्यों अपना रहे हैं जहां पर सीरिया और इराक जैसे हालात होते हैं, जहां पर अफगानिस्तान जैसे हालात होते हैं, जहां पर सत्ता हस्तांतरण में गृह युद्ध जैसा स्थिति होता है। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप, हमें उस कैटेगरी में क्यों लाते? पहले तो समझिए कि लोकतांत्रिक क्या है, लोकतांत्रिक आदर्श क्या है, इसे समझ। लोकतंत्र बना लेने से लोकतांत्रिक आदर्श कायम नहीं हो जाता है ना। आप लोकतंत्र को बनाया है, सीखा है, हमने लोकतंत्र को जन्म दिया, अंतर नहीं होता है। माँ हमेशा माँ रहती है, बेटी या बेटा उसका बेटा बेटी कहलाता है, वो कभी माँ का दर्जा नहीं ले पाता है ना।
उसी संदर्भ को समझिएगा। लोकतंत्र का जननी हमारे यहाँ, जब आप लंगोट पहन रहे थे, जब आप कपड़ा पहनने का सीख रहे थे, सभ्य बनने का सीख रहे थे, हम उसमें मंचों पर अपने सभी सहभागी प्रवृत्ति को, हम लोग 6ठी शताब्दी में है, लोगों को लोकतंत्र का ज्ञान दे रहे थे, वजीर संघ महाजनपद काल में था ना जी। तो समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए ये दोहरी चरित्र मत अपनाइए कि हमारे पास क्या नहीं है, क्या होना चाहिए। हमारे संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारे सत्ता के केंद्र में जहाँ पंथम पंथी होती है, जहाँ निर्णय लिए जाते हैं, अल्पसंख्यकों का उच्चतम भागीदार है। राष्ट्रपति के पद पर है, प्रधानमंत्री के पद पर है, या राज्यों में राज्यपाल के पद पर है, या मुख्यमंत्री के पद पर है। कौन ऐसा राज्यपाल आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा? राज्यों में नहीं है भागीदारी रही है राज्यपाल के तौर पर, या तो मुख्यमंत्री के तौर पर, या केंद्र में राष्ट्रपति के तौर पर। अब्दुल कलाम जी को भूल गए लोग, जाकिर हुसैन को भूल गए। तो ये सब चीजें समझाने वाली नहीं है। आप अपना देखिए, आपने महिलाओं को अधिकार कब दिया है चुनाव लड़ने का? आज तक आपके यहाँ महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है। क्यों? रीजन समझा पाइएगा? रीजन अगर ओबामा जी समझा दे हमें, या हमारे लोकतांत्रिक संदर्भ को समझ, क्या आप भी चिल्ला रहे हो जी? क्या मैं बोल रहा था? क्या यह अमेरिका समझा सकता है कि उसके 150 साल के इतिहास वाले लोकतांत्रिक इतिहास में आज तक महिला राष्ट्रपति नहीं चुनी गई? उसका कोई एकमात्र कारक हमें समझा दे तो मैं तुरंत उनको बताऊंगा पुरुष मानसिकता उनके लोकतंत्र में कैसे हावी है। क्या मैं उनके इस लंबे इतिहास में, उनके उतने बड़े लोकतांत्रिक देश में एक महिला ऐसी कैंडिडेट नहीं बन पाई जो आपको राष्ट्रपति के तौर पर देश का नेतृत्व कर पाए? और हमें चले हैं लोकतंत्र के परिभाषा समझाने। हम उस दौर में अपने यहाँ प्रधानमंत्री लेकर आए थे जब हमारे यहाँ कार्य कर रहा था। इंदिरा गांधी जी का नाम आप लोग सुने होंगे, राष्ट्रपति के तौर पर आप प्रतिभा पाटिल का नाम सुने होंगे। तो हमें लोकतंत्र का प्रबल, अब हमारे राजनीतिक में मुस्लिम अल्पसंख्यकों का भागीदारी, हम सारे अल्पसंख्यक की बात करते हैं, केवल मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। आप केवल मुस्लिम के संदर्भ में बातें स्पष्ट करें। आपने और अल्पसंख्यकों के दर्जा के बारे में बात किया? नहीं किया। अन्य राष्ट्रों में भारतीय हिंदू या तो अन्य जो अल्पसंख्यक उसकी स्थिति के बारे में चर्चा किया? पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अन्य राज्यों में क्या हो रहा है, नहीं पता है कि? और सबसे बड़ा देखिए यहाँ पर विरोधाभास क्या है। विरोधाभास यह भी देखने को मिलेगा कि अल्पसंख्यक हम किसको कहेंगे? अल्पसंख्यक उसे कहेंगे ना जिसकी संख्या पहले 100 थी, मान के चलिए, उसकी संख्या घट के 10 रह गई हो, उसी को हम कहेंगे प्रताड़ित हो रहा है। हमारे देश में अजीब स्थिति है। और इसका मैंने आपको क्या बोला, सेकुलरिज्म जो शब्द है हमारे संविधान में जोड़ दिया गया, कारण उसके कुछ भी हो, जितने संविधान में हमारे देश का बेड़ा जिस सेकुलरिज्म शब्द ने किया है वो किसी शब्द ने नहीं किया। और इसको संविधान से जल्द निकालने का प्रयास है, तभी चीजें समझ में आएगी कि लोगों का भूमिका क्या है। नहीं तो क्या ये ट्रम्प कार्ड यूज करता है, यह कार्ड के तौर पर यूज होता है। अब सोच के देखिएगा, जिस अल्पसंख्यक की बात किया जाता है हमारे देश में या अन्य देश के लोगों के द्वारा, उसकी संख्या पहले 10 थी, वर्तमान में 100 हो गई। तो ये विरले ही आपको अल्पसंख्यक का एक अलग परिभाषा मिलेगा जो प्रताड़ित हो रहा है संख्या के तौर पर। उनकी वृद्धि भी हो रही है, उनके धर्म स्थल भी बढ़ रहे हैं, उनके जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके रोजगार में साधन भी बढ़ रहे हैं, उनकी भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी भी हो रही है, बिजनेस में भी उनका महत्व बढ़ रहा है, और अल्पसंख्यक वो प्रताड़ित हो रहे हैं। समझने की बात, ये कैसे कार्य करता है, विदेशी मंशा कैसे काम करती है भारत के राष्ट्रीय एकता अखंडता को प्रभावित करने के, आप समझ सकते हैं। आप स्वयं आकलन कीजिएगा। कोई एक व्यक्ति है ए नाम का, वो पहले मान लीजिए 100 की संख्या में रहा है, उसकी संपदा मान लीजिए उसके कुछ कुल एसेट 10 घट के आए, तब न उसे समझा जाएगा किसी कारण से प्रताड़ित हुआ होगा। ये सब चीज समझने वाली कॉन्सेप्ट बेस है, बाकी चीजें नहीं। ये सब जो जानते आदमी जो कुत्ता पालता है या इस प्रकार के जो लोग पालते हैं ना, जो दिखावे करते हैं कि नहीं मेरे यहाँ पेट पाला हुआ, हम बहुत बड़े बड़े जानवर प्रेमी हैं, सोच के देखिएगा कितना बड़ा ये हरासमेंट लोगों करता है। सोच के देखिएगा, क्या मैं बोलूं इन लोगों को। आदमी इंसान नहीं बन पा रहा, जानवर से भी बदतर काम कर रहा, जानवर को पाल के घर में रखता है। सोच के देखिएगा।
चलिए आगे बात करेंगे हम, आगे एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी में इनकी द्वेषपूर्ण, घृणा युक्त और अपरिपक्व बातों का निराशावश होगी, क्योंकि जनसंख्यीय अनुपात में भारतीय मुसलमान भले ही अल्पसंख्यक हो, कि एक विशेष धर्म से एक विशेष धर्म कम आंकड़े संख्या में है, ठीक है ना, पर मुसलमान भले ही अल्पसंख्यक नजर आते, लेकिन भारतीय मुस्लिम आबादी के हिसाब से विश्व में तीसरा स्थान रखता है। समझ में आ रहा बातें? तो कैसे आप अल्पसंख्यक वो हो जाएगा, कैसे उसे प्रताड़ित किया जाएगा, सोच के देखिएगा। जो चीजें दिखती हैं एक पक्ष में, वही जरूरी है आईना में वही पक्ष सीधा दिखे? आईना में हमेशा उल्टा दिखता है ना। समझने का प्रयास कीजिएगा। जब कुछ लोगों को मीडिया में नजर आता है कि उसके साथ प्रताड़ना हो रहा है, तो प्रताड़ना के कारण कभी सोचे उसके पीछे प्रताड़ना का स्तर, क्यों उस पर विरोध प्रदर्शन, उन पर क्यों प्रताड़ित किया जा रहा होगा, रीजन उसके पीछे क्यों उनको केस किया जा रहा है? कभी ये सोचा है? कोई नहीं किया। बस देख रहे हैं कि किसी मुस्लिम को पकड़ के रखा हुआ है या किसी मुस्लिम को मॉब लिंचिंग की जा रही। क्यों मॉब लिंचिंग हुई होगी? सोचिए कभी आकलन के तौर पर। इसे इसलिए नहीं कि मॉब लिंचिंग सही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मॉब लिंचिंग का कभी आधार सोचे होंगे? ये सब चीजें आपको समझना होगा। कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए दोनों हाथ जरूरी है, और ताली जब दोनों हाथ रहेगी तो आवाज होगा। तो वहां पर हम लोकतांत्रिक संदर्भ में बातें करेंगे ना, कि अल्पसंख्यक को अगर प्रताड़ना हो तो कानूनी व्यवस्था के तौर पर उसे हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, या और भी चीजें हम कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। मैंने बताया था ना, जब उइगर मुसलमान के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, तो सारे मुस्लिम कंट्री भारतीय मुसलमान के संदर्भ में बात करेंगे, पर वही उइगर मुसलमानों के साथ हनन हो रहा, वहां के कुरान में परिवर्तन कर दिया है, चीनी कॉन्सेप्ट डाला गया है, उनकी दाढ़ियां तक काट दी जा रही है, उनके रहन सहन में बदलाव दिया था, उसमें किसी मुस्लिम कंट्री का आवाज नहीं उठेगा, किसी लोकतांत्रिक देश का आवाज नहीं उठेगा। पर भारतीय मुसलमान में थोड़ा सा खरोच क्या लग गया, तुरंत उठ जाएगा, क्योंकि भारत सहिष्णु देश है, भारत सहता इन सब विचारधारा। थोड़ा सा चाइना को बोल के देखिए, आपका ईट सीट बजा देगा। तो समझने का प्रयास की दोगली नीति होती है, दोहरी नीति होती है, किसी एक ही संदर्भ में एक ही मुद्दे पर दो अलग अलग राय रखना। समझ गए? अगर उइगर मुसलमान प्रताड़ित इनके नजर में नहीं है, तो भारतीय मुसलमान भी प्रताड़ित नहीं होने चाहिए। कम से कम इनको तो यह भी अधिकार मिला हुआ ना, सत्ता में आने का, सत्ता में कार्य करने का, राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का, लोगों को प्रतिनिधित्व करने का, रोजगार में आने का अवसर समान रूप से मिले हुए। ऐसा तो इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होता है। अब सोच के देखिएगा, अब कोई लव जिहाद कर रहा है, लव जिहाद कर रहा है, ये तय बात है ना, लव जिहाद हो रहे हैं, टारगेटेड मुस्लिम हिंदू महिलाओं को टारगेटेड करके नाम परिवर्तित करके केलावा हाथ में बांध के, मुस्लिम केलावा हाथ में अगर बांध रहा है और वो किसी खास उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, तो लव जिहाद वाले कॉन्सेप्ट में तो लोग उसे पकड़ रहे, उसको पकड़ा जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। ये प्रताड़ना हुआ कि ये कानून व्यवस्था को उल्लंघन करने वाले लोग मानसिकता, मान लीजिए फ्रिज में काट के डाल दे रहा है, तो शासन प्रशासन उसे पकड़ रही है, उसे सजा दिलाए, तो ये प्रताड़ना का परिभाषा में आ गया कि अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत से ऐसे मुस्लिम परिवार अभी भी होंगे, हिंदू परिवार ऐसे होंगे, उनके 4-5 पुश्ते बीत गई होंगे, आज तक पुलिस का दरवाजा तक नहीं देखेंगे, पुलिस का दरवाजा होता कैसा है। तो उसको हम आदर्श मानेंगे ना। ऐसे लोग जो मुस्लिम वर्ग में, ऐसे लोग जो हिंदू वर्ग में या अन्य पंथों में ऐसे लोग हैं, जो अब ऐसे लोग जो हिंसक प्रवृत्ति के हैं या आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनको पुलिस प्रताड़ित करे। अब मान लीजिए, अब इसको यूपी में किसी का एनकाउंटर हुआ था ना, हाल ही में कोई पुलिस मीडिया में मारा था, लोग आके उसका हत्याकांड हुआ था, क्या नाम था उसका, अतीक अहमद। अतीक अहमद का उदाहरण हम दे सकते हैं कि मुस्लिमों का शोषण हो रहा है, मुस्लिमों का हत्या कर दिया गया, कोई सुरक्षा नहीं दिया गया। उसकी पूरा इतिहास आपने पढ़ा है कि अपने ही वर्ग के लोग उसकी हत्या किया है। दूसरे का तो छोड़ ही दीजिए, उसने क्या पता ना कि अपने ही वर्ग के लोगों का उसने निर्मम हत्या किया है। तो वैसे लोगों का एग्जाम्पल सेट नहीं किया जाता है, वैसे लोगों का एग्जाम्पल सेट किया, जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद है, और भी ऐसे श्रेणी में बहुत से लोग हैं जो राज्य के स्तर पर काम कर रहे हैं। उनका एग्जाम्पल, क्या वो प्रताड़ना के क्षेत्र थे? अगर प्रताड़ना के क्षेत्र में थे तो मिसाइल मैन कैसे कहला दिए? इंडिया के सभी वर्गों ने उन्हें अपना वो रोल मॉडल कैसे बना लिया? तो ये चीज़ समझना होगा। यहाँ पर और भी बातें की गई है, उसे समझने की जरूरत कीजिएगा।
अब चीन में जो युगर मुसलमान है उसके संदर्भ में सहानुभूति जताते हैं, तो वही विपरीत बौद्ध भिक्षुओं की स्थिति। जब चीन, आपको दलाई लामा नहीं पता है कि दलाई लामा की क्या स्थिति है, तिब्बत में बौद्ध भिक्षुओं का क्या शोषण किया गया है। बौद्ध भिक्षुओं की ये कहानी थी कि तिब्बत के इस क्षेत्र में मान लीजिए एक परिवार यहाँ रह रहा है, उसे चीन के अनंत क्षेत्रों में भेज दिया गया। एक परिवार को उठाया, माता को कहीं रख दिया, पिता को कहीं रख दिया, पुत्र को कहीं रख, पुत्री को कहीं रख दिया। ये स्थिति थी चाइना में। और इस पर किसी लोकतांत्रिक देश जो अपने आप को कहलाते हैं, जो प्रमुखता से जिसमें अमेरिका शामिल है, उसका मुंह तक नहीं खुला कि हम इसको कंडेम करें, हम यूएन में जाके इसे और इस पर रेजुलेशन ला के चीज़ों को कवर करें कि नहीं ये गलत तरीके है, चीन पर थोड़ा दबाव डालते हैं। क्या बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं है? तो यहाँ पर मुसलमानों, क्योंकि यहाँ पर गोटियाँ फिट होती है, राजनीतिक गोटियाँ फिट होती हैं, फंडिंग मिलता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब याद रखिएगा, निसंदेह किसी देश में मजहबी, नस्ली और जातीय उत्पीड़न का संज्ञान लेना है, उसके परिमार्जन का प्रयास एक समाज में सभ्य होने का प्रतीक होता है। अर्थात हम इस प्रकार संज्ञान लेते हैं, अगर हो रहा है तो सभ्य होने का प्रमाण होता है। इसका प्रेम केवल मुस्लिम अल्पसंख्यकों तक ही सीमित क्यों होता है? यही बात मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को। अगर प्रताड़ना का अर्थ अल्पसंख्यक में केवल मुस्लिम है ही है, अन्य भी तो भारत में अल्पसंख्यक हैं। आप लोग को पता है ना अल्पसंख्यक कौन कौन है? उनकी प्रताड़ना की कभी बात हुई है? बौद्ध की कभी हुई है? जैन की कभी हुई? पारसी कभी हुई है? पूरा वर्ल्ड से पारसी को भगाया गया तो भारत में उसे स्थान दिया गया था, जिसके लिए इजराइल हमेशा क्या कहता है, भारत में उसका ऋणी रहता है भारत का। ये कभी किसी ने बताया कि नहीं पारसी का कैसे उत्पीड़न हुआ था, अहिदियों का कैसे उत्पीड़न किया गया था वर्ल्ड के द्वारा? ये सब चीज़ अपनी, क्योंकि उनकी राजनीतिक गोटियां में सेट नहीं होती हैं, ये सब चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा। भारत के दो देश जो देशों हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में बहुसंख्यक मुस्लिम समाज में मजहबी प्रताड़ना का शिकार रहे। हिंदू, बौद्ध, सिख अल्पसंख्यकों की कभी भी किसी ने सुध ली है? क्या आकलन, आत्म आकलन किए हैं कभी स्वयं मुस्लिम समुदाय के लोग? जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वर्ग है, उन्होंने कहीं कंडेम किया है कि नहीं? हमारे देश में अभी जाके यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, पाकिस्तान के लोग द्वारा सोशल मीडिया में जो चलाया जाता है, सर्च मारिएगा कि किस प्रकार की विचारधारा रखते हैं मुस्लिमों के। वहाँ पर त्यौहार तक नहीं मनाया जाता है, साफ बोलते हैं कि हिंदू, जो हिंदू वर्ग है, क्या उनका शब्द यूज किया जाता है, कोई शब्द यूज किया तो मुझे याद नहीं आ रहा है। उनके त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, बातें की जाती है। और हम बात करते हैं हमारे यहाँ सभी मजहबी स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो हमसे बेहतर विकल्प किसी मुस्लिम समुदाय या अन्य वर्गों को देगा, अल्पसंख्यकों को देगा, ये समझने के प्रयास कीजिए। पर इस संदर्भ में किसी भी लोकतांत्रिक जो मान्यताओं को स्थापित करने वाले जो लोग हैं, जो लोकतंत्र का दम भरते हैं, इस प्रकार की खुले विचारधारा की बात रखते हैं, वो कभी भी चर्चा नहीं करेंगे। केवल मुस्लिम राजनीतिक रोटियां, अब मैं 1000 बार बोलता हूँ, उनका सैंडविच बनाया जाता है, हमेशा सैंडविच रहते हैं, दोनों तरफ से उनको लगता है कि मुलायम परत है ब्रेड का, पर वो दांत के पहले काटा जाता है उन्हीं को, याद रखिएगा। तो मुस्लिम को हमेशा क्या बनाया गया? किसी भी क्षेत्र में आपको केवल एक यूज किया गया सैंडविच ब्रेड के अंदर जो रखा हुआ है ना सामग्री, उसके तौर पर। तो इसे समझने का प्रयास, अब इसी को लेकर पूरा विवाद खड़ा कर दिया गया है देश में, पर इसे समझने का गौर कीजिएगा। साथ ही याद रखिएगा, इसमें कुछ बातें की गई है कि जब मजहबी त्रासदी कश्मीर में आया था, जब हिंदुओं को मार के भगाया जाए, काटा गया, उनकी बेटियों, बहुओं, पत्नी के साथ रेप किया गया, आरा मशीन में काटा गया, क्या इसका केस स्टडी लोगों को सामने नहीं समझ में आया था? तो उस दिन कहाँ गया लोकतांत्रिक मुद्दे को लेकर? मस्जिदों से अजान लगाई गई थी ना, ये कोई छुपा हुआ बात है नहीं। फिर भी हिंदू सहिष्णु होकर आज भी देखिए कितना विरोधाभास है कि कोई देश का एक ऐसा वर्ग है जो अपने ही देश में है ना, आपको क्या जी रहा है, इसलिए कि कैंपों में जी रहा है, पर सिविल क्या उसको बोला जाता है, एक युद्ध से दूसरे युद्ध लड़ाई होता है तो लोग भागते हैं एक दूसरे जान बचाने के लिए, रिफ्यूजी कैंप, रिफ्यूजी के तौर पर जी रहे, विरले ही आपको मिलेगा देश में। और वहाँ के लोग भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब धीरे धीरे अब हालात चेंज हुए, अब लोग जा रहे हैं, पर 2014 से पहले स्थितियाँ थी ना, ये 2004-5 में स्थितियाँ और भी प्राकृतिक तौर पर थी। इसे भी तो कंडेम करना चाहिए। केवल यही कि मुस्लिम अल्पसंख्यक है, जबकि इनकी संख्या बढ़ रही है, इनकी संख्या भी बढ़ रही है, अवसर दिया जा रहा है आराम रूप से, इनको संसाधनों में समान भागीदारी भी दी जा रही है,
प्रशासन और शासन में उनको समान भागीदारी दे, रोजगार के समान अवसर करने दिए जा रहे हैं। तो ये समझिएगा। अब मान लीजिए, अब सोच के देखिए, बिहार का एग्जाम हुआ था, बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, प्रथम महिला थी रजिया रजिया जो डीएसपी बनी थी। अगर प्रताड़ना होता हमारे देश में, हमारे शासन व्यवस्था में, कभी बन पाती रजिया हमारे यहाँ डीएसपी? या तो यूपीएससी के लेवल पर चले जाइए, कभी मुस्लिम समुदाय के लोग बन पाते एसपी डीएसपी? लोग नहीं बन पाते, पर उनको बनाया जा रहा है ना, उनका चयन हो रहा है ना, उनके लिए सीट रिजर्व है ना कि नहीं है? समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर ऐसी भावना रहती तो इंटरव्यू बोर्ड में उनको बाहर कर दिया जाता ना जी। पर चीजें समझने का प्रयास कीजिए। आप राजनीतिक तौर पर ना टारगेटेड हैं, जो मुस्लिम लोग हमें सुन भी रहे हैं वो भी समझिएगा। आपका आत्मचिंतन का समय अभी यह दशक चल रहा है, आत्मचिंतन का दशक यह चल रहा है। क्या आप उन आदर्शों को मानेंगे जहां पर कट्टरवादी विचारधारा को लेकर लोगों के दिलों के बीच दरारें पैदा की जा रही है? आप या उस आदर्श को मानेंगे जहां पर लोगों को जोड़ने के लिए समान भागीदारी आपको दी जा रही है? यहाँ पर ये सब चीजें बात आपको समझ में आएगी। कुल कहानी यही है कि जो इतिहास है, चिंताओं में कूटनीतिक बातचीत के तौर पर हमें समझने की जरूरत होगी। सारी बातें जो मैंने बताया उसी संदर्भ में यह लेख बताता है, तो इसे समझने और समझाने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे नए न्यूज एनालिसिस के साथ। चलिए फिर आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।